Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video, we will talk about MPC 002 Block 4 Unit 2 जिसमें हम कॉग्निटिव चेंजेस अर्ली अडल्टहुड, मिडल एज एंड ओल्ड एज के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितने भी ब्लॉक हैं मीन्स की ब्लॉक 1, 2 एंड 3 उसके सारे टॉपिक मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। आप जाके वहाँ पे देख सकते हो मेरे चैनल पे। एंड सारे क्वेश्चन मोस्टली जो हैं वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्ली अडल्टहुड कॉग्निटिव चेंजेस। जो यूनिट 1 है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। सो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियो। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मीन्स कि इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि जून 2018 में 10 मार्क्स का आया हुआ है। कॉग्निटिव चेंजेस ड्यूरिंग अडल्टहुड स्टेज मीन्स कि जो 3 अडल्टहुड स्टेज हैं, अर्ली अडल्टहुड, मिडल अडल्टहुड और ओल्ड एज, उन तीनों के कॉग्निटिव चेंजेस के बारे में आपको लिखना होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। या तो फिर इंडिविजुअल भी उन स्टेजेस के बारे में, कॉग्निटिव चेंजेस के बारे में आ सकता है। जैसे यहाँ पे कॉग्निटिव चेंजेस ड्यूरिंग मिडल अडल्टहुड जो कि दिसंबर 2017 में आया है 10 मार्क्स का। अगेन मिडल अडल्टहुड के बारे में आया हुआ है कॉग्निटिव चेंजेस जो कि दिसंबर 2015 में 10 मार्क्स का आया हुआ है। ओके, अगेन मिडल चाइल्डहुड जो कि जून 2018 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बट मार्क्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट है फ्लूइड इंटेलिजेंस जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, दिसंबर 2016 में आया है। एंड नेक्स्ट है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जो कि 3 मार्क्स का है, वो भी इसी यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो अब हम टॉपिक पे आते हैं और 1 बाय 1 इस टॉपिक को समझेंगे। सो फर्स्ट है अर्ली अडल्टहुड। अर्ली अडल्टहुड को यंग अडल्टहुड भी आपको कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यंग अडल्टहुड या फिर अर्ली अडल्टहुड एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर मोस्ट ऑफ अस हम अपना स्कूल फिनिश करके अपने करियर को फाइंड करते हैं और क्रिएट करते हैं अपनी ओन फैमिली को। ठीक है, फिजिकली ये जो टाइम होता है सबसे हेल्दीएस्ट एंड विल रीच आवर पीक परफॉर्मेंस स्टेज होती है। ठीक है, कॉग्निटिवली बोले तो इट इज़ अ टाइम टू ग्रो अप एंड मेक लाइफ डिसीजन। एंड सोशियो इमोशनली कहा जाए तो ये ऐसा टाइम होता है टू टेक ऑन रोल ऑफ इंडिपेंडेंस, लाइफ स्टाइल, मैरिज एंड फैमिली। ठीक है, इसीलिए जैसे कि हमने जो फिजिकल चेंजेस की बात की थी, तो जब हमने अर्ली अडल्टहुड को डिस्कस किया था तो एरिक एरिक्सन ने जो अपनी 8 स्टेजेस दी है डेवलपमेंट की, तो कौन सी स्टेज में ये अर्ली अडल्टहुड फॉल होता था हमने डिस्कस किया था, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ठीक है, कि मतलब कि इस स्टेज में एक डीप रिलेशनशिप क्रिएट होता है और इमोशनली एंड सोशली क्या होते हैं, हम लोग आइसोलेटेड हो जाते हैं क्योंकि हमारा फोकस किस पे हो जाता है, हमारे फ्यूचर पे, हमारी फैमिली पे, हमारे वर्क पे। ठीक है, तो इसीलिए इमोशनली एंड सोशली एरिक एरिक्सन ने बताया कि आइसोलेशन हो जाता है। ठीक है, तो अर्ली अडल्टहुड को पियाजे ने डिफ़ाइन किया है। वो ये सोचते थे कि यंग अडल्ट जो होते हैं वो क्वांटिटेटिवली एडवांस हो जाते हैं, उनकी थिंकिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनहेंस हो जाती है, उनको ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। वहीं पर उनकी क्वालिटेटिव जो नॉलेज है वो भी सिमिलर होती है क्वांटिटेटिव नॉलेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ही ऑल्सो बिलीव दैट अडल्ट इंक्रीज दियर नॉलेज इन अ स्पेसिफिक एरिया। स्पेसिफिक एरिया में अपनी नॉलेज को इतनी इंक्रीज़ कर लेते हैं कि उसी में अपने करियर को बिल्ड करते हैं। ठीक है,
तो जो कॉग्निटिव स्टेजेस होती हैं द ड्यूरिंग अडल्टहुड, वो एक ऐसा पीरियड होता है, रियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक थिंकिंग होती है उसमें, रिफ्लेक्टिव एंड रिलेटिविस्टिक थिंकिंग होती है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है रियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक थिंकिंग। रियलिस्टिक थिंकिंग का मतलब होता है कि ऑल ओवर एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, न्यूट्रल हो। ठीक है, हम सारे एस्पेक्ट को देखते हैं, सिर्फ एक एस्पेक्ट को नहीं देखा जाता है अर्ली अडल्टहुड में। ठीक है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बिफोर मेकिंग कंक्लूज़न आप कह सकते हो कि अगर कोई सिचुएशन है तो हम उस सिचुएशन के सारे एस्पेक्ट को देखेंगे, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल, उसके बाद हम अपने डिसीजन को लेंगे। इन अदर वर्ड हम इसको एक्सप्लेन करें तो रियलिस्टिक थिंकिंग मीन्स लुकिंग एट योर सेल्फ, अदर्स एंड द वर्ल्ड इन अ बैलेंस एंड फेयर वे। मीन्स कि हम खुद को भी देखते हैं कि उस डिसीजन से हमारा कोई नुकसान ना हो, दूसरों का कोई नुकसान ना हो और हमारे वर्ल्ड को भी कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, इसीलिए इसको बैलेंस्ड एंड फेयर वे कहा गया है। ओके, अब आते हैं प्रैग्मेटिक पे। प्रैग्मेटिक क्या होता है कि डीलिंग विथ समथिंग इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल कंसिडरेशन रेदर देन थियोटिकल वंस, कि प्रैक्टिकली पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो आइडियलिज्म था पियाजे का फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, उन्होंने ये डिक्लाइन किया था यंग अडल्टहुड को। उन्होंने कहा था, उन्होंने रिप्लेस्ड बाय मोर रियलिस्टिक प्रैग्मेटिक थिंकिंग। ये किसका था अभी मैंने बताया था, पियाजे का था। ठीक है, और वहीं पर वो एक जीनियोलॉजिस्ट थे एंड साइकोलॉजिस्ट थे। जीनियोलॉजिस्ट मीन्स कि जो फैमिली से रिलेटेड स्टडी करते हैं उनको जीनियोलॉजिस्ट कहते हैं। बेस्ट नोन फॉर फाउंडिंग द सेटल लॉजिट्यूडनल स्टडी इन 1956। उसमें उन्होंने लाइफ स्पेन अप्रोचेस को जो एजिंग एंड कॉग्निशन था उससे लिया था। तो उन्होंने कहा था, पियाजे की थ्योरी थी, उन्होंने उसको डिक्लाइन किया और आर्ग्यू किया उस पर उन्होंने कहा कि अडल्ट्स प्रोग्रेस बियॉन्ड एडोलसेंस दैट ओनली इन देयर यूज़ ऑफ इंटेलेक्ट। ठीक है, वी typically switch from actually acquiring knowledge to applying that knowledge in our everyday lives। ठीक है, हम एक्वायर करते हैं नॉलेज को और उस नॉलेज को हम एवरीडे लाइफ में हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी थ्योरी के सपोर्ट के लिए उन्होंने डेवलप की थी। ही इंक्लूडेड द फॉलोइंग 2 स्टेजेस टू डिस्क्राइब द कॉग्निटिव चेंजेस इन अडल्ट्स। ठीक है, इसका आप ध्यान रखना। फर्स्ट बताया था अचीविंग स्टेज। इस स्टेज में उन्होंने बताया कि जो अडल्ट्स होते हैं, अर्ली अडल्ट्स, उनका जो अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल्स इस स्टेज में क्लियर हो जाता है, जैसे कि करियर की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, और कॉग्निटिव स्किल्स नीडेड टू मॉनिटर वंस ओन बिहेवियर। ठीक है, उसके साथ साथ उनकी मास्टरिंग हो जाती है कॉग्निटिव स्किल्स में, जिससे कि वो अपने बिहेवियर को मॉनिटर कर सकें। एंड दे आर कंसिडर अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, यंग अडल्ट जो होते हैं इस स्टेज में वो एक्वायर करते हैं कि और कंसिडर करते हैं कि वो इंडिपेंडेंस रहें। नेक्स्ट बताया उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेज। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेज में आप सब समझ गए होंगे कि इस स्टेज में अपने करियर की, अपने फैमिली की, स्पाउस की, चिल्ड्रन की, ठीक है, वर्क प्लेस एंड कम्युनिटी लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये 2 तरीके के स्टेजेस उन्होंने बताए जो कि कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं इन अडल्ट्स मेन। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं रिफ्लेक्टिव एंड रिलेटिविस्टिक थिंकिंग। विलियम पेरी एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने कहा अडोलसेंस में जो वो ज़्यादातर इंगेज होते हैं ड्यूअलिस्टिक एब्सोल्यूट थिंकिंग, वहीं पर अडल्ट्स किस पे ज़्यादा इंगेज होते हैं, रिफ्लेक्टिव रिलेटिविस्टिक थिंकिंग पे। ड्यूअलिस्टिक का मतलब है कि क्या गलत है क्या सही है।
ठीक है, क्या गुड है क्या बैड है, इस तरीके के ड्यूअलिस्टिक में एंगेज रहते हैं एडोलसेंस। बट वहीं पर एज यूथ मैच्योर ड्यूअलिस्टिक थिंकिंग इज रिप्लेस्ड बाय मल्टीपल थिंकिंग। वो ग्रेजुअली अवेयर हो जाते हैं ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन इन अदर पीपल एंड रियलाइज दैट अथॉरिटी मे नॉट हैव ऑल द आंसर्स। ठीक है, क्योंकि वो भी उस स्टेज तक पहुंच गए होते हैं। यंग अडल्ट्स बिगिन टू क्रिएट देयर ओन स्टाइल ऑफ थिंकिंग। ठीक है, अपना रूल्स रेगुलेशन क्रिएट करते हैं, थिंकिंग करते हैं, एंड बिलीव दैट others are entitled to the opinion they hold and that one opinion is good as anyone's else। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ये लीड करता है द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग, जो कि रिलेटिव सबऑर्डिनेट थिंकिंग होती है। उनका जो पर्सनल ओपिनियन होता है बिगिन टू बी चैलेंज्ड बाय अदर्स एंड अ लॉजिकल इवेल्युएशन ऑफ नॉलेज इज एक्टिवली परस्यूड। और फाइनली फॉर्म में जो थिंकिंग होती है विच इज़ फुल रिलेटिविज्म। और इसी स्टेज में थिंकिंग यंग अडल्ट्स की जो होती है कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ इज रिलेटिव एंड नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड एंड नॉट गिवन कॉन्टेक्चुअल एंड नॉट एब्सोल्यूट। उनका जो रिलेटिव होता है थिंकिंग का वो ट्रूथ पे बेस्ड होता है, वो खुद के लिए नॉलेज पे कंस्ट्रक्ट होता है, ना कि जो कॉन्सेप्चुअल और एब्सोल्यूट होता है कि यही सही है तो यही होगा। ठीक है, ये रिलेटिविस्टिक थिंकिंग होती है। पोस्ट फॉर्मल जो थॉट हमने क्वालिटेटिव डिफरेंस जो पियाजे ने दिया था, पियाजे फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट में उन्होंने ये इन्वॉल्व किया था कि जो अंडरस्टैंडिंग होती है करेक्ट आंसर की टू अ प्रॉब्लम रिक्वायर्स रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, लेकिन वो वेरी करती है एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन पे, जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है। ठीक है, और वो सर्च करती है ट्रूथ को, इज़ ऑफ्टन एन ऑन गोइंग नेवर एंडिंग प्रोसेस। मीन्स कि लाइफ लॉन्ग वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है और वो प्रोसेस एंड तक चलता रहता है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पियाजे अलॉन्ग विद दिस इज द बिलीव दैट सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम नीड टू बी रियलिस्टिक। और जो ये इमोशंस सब्जेक्टिव फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस थिंकिंग, जो इमोशन है सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर सकते हैं उनकी रियलिस्टिक थिंकिंग को। ठीक है, तो ये था अर्ली अडल्टहुड का कॉग्निटिव चेंजेस। रिफ्लेक्टिव एंड रिलेटिविस्टिक थिंकिंग होती है। ठीक है, प्रैग्मेटिक होती है, रियलिस्टिक को थिंकिंग डेवलप होती है इस एज में। और वहीं पर के वार्नर साइन ने बताया था कि ये स्टेज जो है अचीविंग स्टेज है और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेज है। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉग्निटिव चेंजेस किसकी बात करेंगे, मिडल अडल्टहुड की बात करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।